हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। प्रदीप जी, हर्ष जी, स्वागत है आपका। संजय कुमार जी प्रोफेसर हैं CSDS के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। प्रदीप जी, कैसे देखते हैं पूरे घटनाक्रम को आप? बीजेपी के लिए अगर कहना चाहे विपक्ष तो जैसे को तैसा, जैसे कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये रिवर्स ऑपरेशन लोटस है, या बीजेपी जो कह रही है कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का नतीजा है? नहीं, देखिए, मैं नीतीश कुमार से ज्यादा दोषी बीजेपी को ही मानता हूं। बीजेपी ने जो बोया वही काट रही। ये 2020 के चुनाव के बाद से ही समझ में आने लगा था कि नीतीश कुमार साथ नहीं रहना चाहते, और उसकी उनकी अपनी जो भी वजहें हो, इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उसको मालूम था कि वो अकेले चुनाव लड़कर जीतने की स्थिति में नहीं है, तो उसे एक बैसाखी चाहिए। बिहार की राजनीति की स्थिति कुछ ऐसी है कि आखिरी जो है पूर्ण बहुमत की किसी दल की सरकार 95 में बनी थी, उसके बाद से 27 साल से किसी दल को बहुमत नहीं मिला। तो फ्रेगमेंटेड जो है विधानसभा आती है त्रिशंकु, और उसमें नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग एक्ट का काम करते हैं। जिस तरफ जाएंगे उस तरफ सरकार बनेगी। उनको मालूम है कि जो जिसके साथ जाना चाहेंगे उसको लेना पड़ेगा, थोड़ी बहुत सौदेबाजी की जरूरत होती है। तो इसलिए जब तक बीजेपी और आरजेडी दोनों अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला नहीं करते, तब तक नीतीश कुमार की राजनीति रेलेवेंट बनी रहेगी। 4 बार नहीं, 8 बार पलटी मारे तब भी उनकी जो है उपयोगिता और प्रासंगिकता बनी रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि 4 बार पलटी मार ली, 3 बार हट गए, अब उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं बची, ये सब कुछ होने वाला नहीं। जब तक ये दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां, जो एक समय लालू प्रसाद यादव ने प्रस्ताव दिया था बीजेपी को कि दोनों मिलकर इनको निपटा देते हैं, फिर हमारा आपका आमना सामना होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार को दोषी नहीं मानता हूं। इसमें सारा दोष भारतीय जनता पार्टी का है। उसकी कमजोरी, अपनी कमजोरी के कारण वो नीतीश कुमार के साथ जाने को और बने रहने को मजबूर थी। चले, ये बीजेपी की कमजोरी समझ में आती है कि नीतीश कुमार मजबूरी है उसके लिए, लेकिन नीतीश कुमार को दिक्कत क्या हुई इस गठबंधन में, जिस सरकार, चलती सरकार छोड़कर अचानक उन्हीं लोगों के साथ जाना जिनको 5 वर्ष पहले क्या क्या कहकर उन्होंने उनके साथ सरकार का त्याग किया था? हर्षवर्धन जी, नीतीश कुमार की क्या सोच रही? देखिए, नीतीश कुमार की सोच अगर हम कहें तो मैं थोड़ा सा उसको और पीछे ले जाता हूं। जेपी के 3 चेले हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी। इन तीनों का राजनीतिक चरित्र एक है। तीनों भले ही अलग अलग दलों में हो, लेकिन तीनों का राजनीतिक चरित्र एक है, और बिहार को इन तीनों की सोच ने बंधक बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी। कांग्रेस लालू जी के यहां जाके खत्म हो गई। नीतीश को अब डर लग रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाकर खत्म हो जाएंगे, इसीलिए वो भूल गए कि लालू जी ने उनके बारे में 2017 में कहा था कि नीतीश तो सांप है, केचुल जैसे बदलता है सांप ना, वैसे नीतीश जी बदलते। उन्होंने समय भी बताया था कि हर 2 साल पे एक केचुल उतार देते हैं अपना। और नीतीश जी ने विधानसभा में कहा था कि बहुत हो गया, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब जाएंगे नहीं उधर। इसका मतलब यह है कि मिट्टी में मिलने जैसी नौबत उनको अपने हिसाब से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उनके लिए कर रही। लेकिन मेरा यह मानना है कि बिहार की जनता को, जो कई बार पहले भी मैं ये बात कहता रहा हूं कि 2012 के बाद से वहां की जो स्थितियां रही हैं, उसमें बिहार की जनता के लिए कुछ है क्या? भाजपा, कांग्रेस, लालू, नीतीश, हम इसकी बात तो खूब करते हैं। बिहार की जनता कहां है? बिहार की जनता सर्वाधिक मजबूर है। क्या उसके लिए कोई विकल्प मिलेगा क्या? मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। लोकतंत्र बिहार में जिस तरह से बंधक है, इतना कहीं किसी देश के किसी हिस्से में बंधक नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता भी विकल्प चाहती है? 15-17 साल से मुख्यमंत्री तो यही बनते आ रहे हैं ना, नहीं, किसी के भी साथ बन रहे हो। अगर वो विकल्प नहीं चाहती, अगर नीतीश कुमार मजबूरी ना जनता चाहती कि ये मजबूरी में ना बने, तो किसी एक को मैंडेट दे दे जनता। नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो इतना ज्यादा लालू जी के राज में गुंडागर्दी हुई, जंगल राज, क्या क्या उपाधियां दी गई, खुद भ्रष्टाचार के आरोप में कितने सालों से जेल में, अस्पताल में लालू जी हैं। फिर भी उनकी पार्टी को तेजस्वी यादव लगभग जीत ही गए थे, तो राहुल गांधी की 1-2 रैलियां हो गई, इसलिए मुश्किल हो गई।
मुझे लगता है कि बिहार की जनता इतना ऊब चुकी है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साझा इस प्रयोग से कि उसको लगता है कि कोई आ जाए, तेजस्वी भी आ जाए तो चलेगा। और जब बीजेपी से भी ऊब गई है निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी के साथ ही तो ये सरकार है ना। अगर बीजेपी को उन्होंने अवसर दिया, बीजेपी को लगातार वो बड़ी पार्टी बनाते रहे, तो क्या बीजेपी को यह नहीं करना चाहिए था कि 2015 के चुनाव के बाद जब बिहार में नीतीश कुमार प्रयोग चला था, जब 2017 में वो वापस आए तो वो कहते कि नहीं हम रहेंगे विपक्ष में, हम लड़ेंगे, लेकिन ये भी तो चलेंगे क्योंकि सुशील मोदी थे। मैं कह रहा हूं इन तीनों नेताओं को समझिए तो बिहार समझ पाइएगा, बाकी वहां दल वल नहीं चलता है। ये तीन नेता हैं, लालू, नीतीश और सुशील मोदी, जिन्होंने बिहार के उस पूरे के पूरे कहें कि नौजवानों का, वहां के भविष्य का, वहां के उद्योगों का, सबको चौपट कर दिया। चलिए ठीक है, मैं संजय जी के पास जाना चाहता हूं। संजय जी, वजह जो बताएं, जो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता बीजेपी हमको नुकसान पहुंचा रही थी, हमें तोड़ रही थी, हमें खत्म करना चाहती थी, इसके पीछे की पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन इतना आसान है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है, जो 17 साल से मुख्यमंत्री है, वो कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ, और दोनों के लिए हर बार गठबंधन तोड़ते हुए वो बड़े संगीन आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं के पास चले जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं सब एक दूसरे को। देखिए, बिहार की राजनीति को समझें, 3 बड़ी पार्टियां हैं, और बड़ी पार्टियां जब मैं कह रहा हूं तो उनके वोटों के प्रतिशत के हिसाब से जो सीटें वो जीतते रहे, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। बिहार की राजनीति में जिस तरह से वोटों का बंटवारा है, उसके हिसाब से अगर आप ऐसा चुनाव करा दें जिसमें सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, तो आज की स्थिति में किसी भी पार्टी को बहुमत आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इस हिसाब से तीनों एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। जो 2 पार्टियों का गठबंधन हो जाएगा, वो 2 पार्टियां मिलकर सरकार बना लेंगे, जैसा आपको आज देखने को मिल रहा है, जैसा 2015 के चुनाव के बाद देखने को मिला। जिन 2 पार्टियों का गठबंधन होगा, उनके चुनाव जीतने की अगर चुनाव के पहले गठबंधन हुआ तो उनके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होगी। विधानसभा के चुनाव में संभावना बढ़ जाती है अगर आरजेडी और जेडीयू साथ आ जाए, तो अगर लोकसभा का चुनाव हो तो उसमें शायद कुछ असमंजस रहेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आजकल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं। पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रही हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे थे कि जनता इसमें कहां है, लेकिन देखिए, 2 ध्रुव में मुझे बटा हुआ दिखाई पड़ता है बिहार, प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी, और वो ये नहीं देख रहे हैं कि एंटी बीजेपी में कौन किसके साथ आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैं प्रदीप जी की बात से काफी हद तक सहमत हूं कि ये जरूर है कि हम ये कह सकते हैं कि पलटू चाचा और उनकी छवि और खराब हो जाएगी। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की जो छवि आज से 10 साल पहले, तो उसमें बहुत गिरावट आई है। उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत गिरावट है, लेकिन क्या इस बार पलटने से उनकी छवि इतनी खराब हो जाएगी कि वो बिल्कुल, मतलब आप समझिए कि वो खत्म हो जाएंगे नेता? ऐसा मुझे नहीं लगता। इस बार उनके अलायंस बदलने से उनका जो सपोर्ट बेस है, वैसे भी जेडीयू का सपोर्ट बेस कोई बड़ा नहीं है, 16-17% वोट है, वो उनका बरकरार रहेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति, उनको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। बिहार की राजनीति प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी में बटी हुई दिखाई पड़ती है। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए, जेडीयू के सीनियर लीडर है। राजीव जी, स्वागत है आपका। अभी नीतीश कुमार जी ने कहा इस्तीफा देने के बाद कि हमारे साथी आपको बताएंगे कि हमने क्यों एनडीए छोड़ा, तो मुझे लगता है आप भी उनमें से एक हैं, तो बताइए जरा क्या दिक्कत थी आपको इस गठबंधन में? देखिए, अभी मैं आपके विशेषज्ञों की राय सुन रहा था, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपने मानस बना लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान मान लेने वाली बात है कि हिंदुस्तान के साथ अगर आप नहीं हैं तो राष्ट्र विरोधी हैं। देखिए, ये देश बहुदलीय लोकतंत्र है। आप कहीं बोलेंगे कि यहां से निकल करके आप गए, आप पलटू राम हो गए, आप ये कभी पलट कर नहीं पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना काल से लेकर आज तक किसका साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा? क्या सबके सब भ्रष्टाचारी थे? सबके सब अवसरवादी थे? सभी ने देश के हित के विरुद्ध काम किया? मैं समझता हूं ऐसी अवधारणा से बचिए। और राजीव जी, कोई नहीं कह रहा कि भाजपा हिंदुस्तान है, किसी ने यहाँ किसी पैनलिस्ट ने ऐसा नहीं बोला, बल्कि यहाँ बीजेपी की गलती बताई गई। यहाँ तो बीजेपी की गलती बताई गई। मैंने भाव ग्रहण किया है। नहीं राजीव जी, सीधी सी बात इतनी है, मैंने भाव ग्रहण किया। ठीक है, 2017 में भी आरजेडी को छोड़ा नीतीश कुमार ने था, आज भी बीजेपी को छोड़ा नीतीश कुमार ने है।
दूसरे दल नहीं छोड़ते हैं उनको, नीतीश जी छोड़ते हैं। नहीं, अब आप इसको देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, 2024 आप देख रहे हैं। हाँ, अगर आप 2.5 दशकों के एनडीए के सफर को देख लें, मुझे एक बात बता दीजिए, अभी आज शिवसेना को बिखेर देने में कोई गुरेज नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को। नवीन पटनायक की पीड़ा क्या रही होगी, ये वो कभी ना कभी जब वो अपनी जीवन गाथा लिखेंगे तो उसमें उसकी चर्चा वो करेंगे। अभी जेएमएम की सरकार गिराने की पूरी कोशिश है आपकी, जो कुछ भी देश में अलग अलग हिस्से में अच्छा राजीव जी, एक मिनट, जरा तस्वीरें आ रही हैं, देखिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार शायद इसमें दिखाई देंगे। इस भीड़ में आगे जो है शायद तेजस्वी यादव ही हैं। अब एक बयान की उम्मीद हम कर रहे हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद कर रहे हैं हम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। जी हाँ, दोनों नेता आपको सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार और उनके साथ तेजस्वी यादव प्रेस से बात करेंगे। राबड़ी देवी के घर के बाहर निकल रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं और रोड पर आकर मीडिया से बात कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो दोनों नेता हैं ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वहां पर बातचीत होगी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में, और बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद थोड़ी देर के बाद करेंगे। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये बताया जा रहा है। अब अभी थोड़ा समय है, 7 बजे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसकी उम्मीद है। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हुए दोनों नेता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं इस वक्त सीधे पटना से राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकलकर दोनों नेता मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ हैं। आप अभी 2024 की बात कर रहे थे, आपने कहा शिवसेना को बुखेर दिया बीजेपी ने, जेएमएम की सरकार तोड़ दी, नवीन पटनायक को दबाव में ले रखा है, तो क्या ऐसे ही दबाव में आप लोग भी थे? क्या जेडीयू को लग रहा था कि बीजेपी आपकी पार्टी को खत्म करना चाहती है? देखिए, ये तो आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान है कि देश में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी कोई पार्टी नहीं बचेगी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय इकाई के नेताओं के बयान, ताबड़तोड़ बयान उस सरकार के खिलाफ आ रहे थे जिसमें उनके मंत्रियों की संख्या ज्यादा, उनके 2-2 उप मुख्यमंत्री थे, और इसके बावजूद सरकार की कार्यशैली पर लगातार सवालिया निशान वो लगा रहे थे। पिछले दिनों जो आरसीपी सिंह प्रकरण हुआ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मौन व्रत शुरू हो गया, तो मुझे लगता है ये एक सुनियोजित कोशिश थी पूरे देश में सत्ता का सुमेघ यज्ञ, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है जी। अगला पड़ाव बिहार हो सकता था, लेकिन बिहार की जनता के हित में जो बिहार की जनता से किए गए वायदे हैं उनको जमीन पर उतारने के संकल्प की रक्षा की। ठीक है राजीव जी, नीतीश कुमार जी ने मैं आता हूं आपके पास। बीजेपी का अश्वमेध रोकने के लिए सरकार गिराई है ये, और ये गठबंधन तोड़ा नीतीश कुमार ने। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लल्लन सिंह सब साथ में इस वक्त मौजूद हैं, और आरजेडी और जेडीयू के तमाम सीनियर लीडर और अगुवाई कर रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। ये देखिए सड़क पर चलते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, और सबसे आगे चल रहे हैं तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पीछे जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, लल्लन सिंह। पटना की तस्वीरें इस वक्त, तो जो कभी एक साथ थे फिर बिछड़े, फिर मिले, फिर बिछड़े और अब फिर मिले, तो ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा है। एक बार फिर आरजेडी के साथ हैं नीतीश कुमार, और 2020 में जो सरकार बनी बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की, वो गठबंधन आज तोड़ दिया नीतीश कुमार ने, और एक बार फिर आरजेडी के साथ मिलकर वो सरकार बनाएंगे। और थोड़ी देर के बाद हो सकता है राज्यपाल से उनकी मुलाकात हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात 7 बजे की जा रही है, दोनों नेता 7 बजे के करीब जो है एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, और नीतीश कुमार उसमें क्या बोलेंगे देखना होगा।
क्या वजह नहीं आखिर इस गठबंधन को तोड़ने की? आधिकारिक तौर पर अभी तक जो है किसी ने खुलकर नहीं बोला। राजीव जी हमारे साथ हैं, वो जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी के रवैये से बहुत नाराजगी थी पार्टी के अंदर। बीजेपी के लोग सरकार को ही कोसते थे, सरकार के खिलाफ ही बयानबाजी करते थे, जिसमें उनकी हिस्सेदारी ज्यादा थी। लेकिन क्या नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा भी इसमें एक मुद्दा है? यानी जैसा कि बीजेपी के बड़े नेता खुलकर कह रहे हैं, गिरिराज सिंह ने कहा इंडिया टीवी से कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा में ये सब कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ ये सरकार गिराई है। स्टूडियो में चलना चाहेंगे, हमारे साथ मनोज सिंह जी भी हैं। मनोज जी, आगे आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या वजह है आपको और क्या सियासत इसमें नीतीश कुमार की दिखाई दे रही है? सबसे आश्चर्य की बात भी नहीं है और कोई सोचने वाली भी बात नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में, शायद बिहारी होंगे तो समझते होंगे, वो जोरन बन गए हैं। जोरन का समझते होंगे आप, एक दही का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो दूध में मिलता है तो पूरे दूध को दही बना देता है। राजनीति में अपने आप को ये जोरन के रूप में स्थापित कर चुके हैं बिहार में कि मैं जहाँ जाऊँगा उसे दही का रूप दे दूंगा, यानी मेरी इर्द गिर्द ही राजनीति बढ़ेगी बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। सबसे है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने मेट्राइज के साथ जो आपके साथ लेकर सर्वे आए थे, उसमें आपने केंद्रीय योजनाओं के ऊपर में 39% लोगों ने कहा था कि हम इसको ध्यान में रखकर वोट देंगे। और ये दर्शाता था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो पॉपुलैरिटी है बिहार में, जो पसंद है, वो घट रही है। इतना ही नहीं हुआ था, आप दूसरी चीजें देखेंगे कि लोगों से ये जब जानने की कोशिश की गई थी कि आप यदि आज बिहार में चुनाव होते हैं और बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो आप नीतीश के चेहरे पे वोट देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे देंगे? तो उसमें भी 39% लोगों का कहना था कि हम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देंगे, जबकि नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही थी और ये वो जान चुके थे, एकदम जान चुके थे। दूसरी बात है कि अभी आप बता रहे थे कि लालू यादव ने काफी राजनीति उठापटक अभी कर दिया है। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव को भी और बीजेपी को, दोनों को भी औकात बताया है। ये कैसी उनकी जीत है कि जो इन्होंने सत्ता को हटाया, नीतीश कुमार ने उनको बाहर किया करप्शन का आरोप लगाकर, और उसी के साथ आप जुड़ रहे हैं, उसी आरोप के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, एक बार मनोज जी रोक रहा हूं आपको, एक बार जरा पटना चलना चाहते हैं। नीतीश चंद्र हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं। नीतीश, इस वक्त क्या हो रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है, जरा बताइएगा। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस वक्त। मीडिया के मित्रों, आप सब लोग जानते हैं बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां, उसी परिस्थितियों पर बात करने के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, भूमि सुधार राजस्व मंत्री रामसूरत राय जी, विधान परिषद में हमारे उपनेता नवल किशोर यादव जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी आप सब लोगों के बीच में है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप सीधे अपनी बात मीडिया के सामने रखें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित माननीय तारकिशोर जी, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय नवल किशोर यादव जी, माननीय रामसूरत राय जी, यहाँ उपस्थित माननीय प्रेम रंजन पटेल जी और सभी प्रेस के मित्रों, 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। और जो कुछ भी आज
हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद। कल बात करेंगे। यह वह बेहतर जवाब दे सकता है। जो कुछ भी हुआ है उसका बेहतर जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। यह सरासर बिहार के जनता और मैंडेट के साथ धोखा है और 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। यह इस बिहार की जनता के साथ मैंडेट के साथ धोखा है और बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएंगे। पार्टी को तोड़ने की साजिश नीतीश कुमार से बात करने की पार्टी को तोड़, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी को तोड़ने की साजिश चल रही है। 2017 का उनका बयान देखिए, क्या एक शब्द भी उससे अलग है क्या? धन्यवाद। ज्यादा एक बयान समझिए आप। संजय जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने बस ये कहा कि जनता के साथ और जनता के मैंडेट के साथ धोखा है। 2020 में एनडीए को, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी शामिल थी, उसे जनता ने चुना था सरकार चलाने के लिए और उसके साथ ये धोखा है। और उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि 2017 में जो बातें कह करके, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा करके आरजेडी का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था, उसमें आज क्या अंतर आ गया है, उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया है जो नीतीश कुमार आज एक बार फिर तेजस्वी यादव के साथ आपको चलते हुए साथ में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त दोनों साथ में हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी देर में ये भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद राजभवन जा सकते हैं, नई सरकार बनाने की पेशकश भी कर सकते हैं। एक बार प्रदीप सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। प्रदीप जी, बीजेपी ने बड़ा जो रिएक्शन दिया, अच्छा प्रदीप जी के पास हम चलेंगे थोड़ी देर में। इस वक्त आप जो देख रहे हैं तस्वीरें थोड़ी देर पहले की आई हुई तस्वीरें हैं, जब पहुंचे थे, जब नीतीश कुमार पहुंचे उसके बाद घर से निकले दोनों, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सीएम आवास की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र, बीजेपी ने जो रिएक्शन दिया है इसमें कहीं कोई पलटवार दिखाई नहीं दे रहा है। जो आरोप जेडीयू ने लगाए उनके ऊपर पार्टी को कमजोर करने के, उसका कहीं कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आपको लगता है कि इसके बाद हम उम्मीद करें कि कोई और बड़ा लीडर कुछ कहेगा? या निश्चित तौर पे बाकी बड़े नेता जो हैं वो बोलेंगे। अभी स्टेट यूनिट को सिर्फ इतना कहने को बोला गया होगा और ये एक सिम्टम्स के तौर पे सौरभ आप समझ सकते हैं कि बिहार बीजेपी अभी जिन लोगों के हाथ में है, किस लचर तरीके से वो चल रही है। और इसमें आपको बहुत सारे चीज़ें ऐसे दिखेंगी, जैसे डॉक्टर संजय जायसवाल आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और वाकई जैसा कि जेडीयू प्रवक्ता कह रहे थे कि आप अपनी ही सरकार के खिलाफ फेसबुक पे टिप्पणियां करें तो वो मैसेज जनता के बीच कैसा जाएगा? नीतीश कुमार कैसे ले रहे हैं वो छोड़ दीजिए, लेकिन जनता के बीच वो कैसा मैसेज आएगा? डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस काम को बार बार किया। इसके अलावा विधान परिषद में देखिएगा तो लंबे समय तक आपका नेता नहीं, जो एस्टेब्लिश लीडर थे सुशील मोदी, उनको किनारे किया जा चुका है। आज के डेट में सुशील मोदी का कोई विकल्प बीजेपी के पास नहीं है। अब बिहार बीजेपी के किसी भी ज़िले में किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई अच्छा या बुरा कुछ होता है तो वहाँ पर आपको एक ही नेता बीजेपी का दिखेगा, वो सुशील मोदी। तो अगर सुशील मोदी को आपको साइडलाइन करना था, जो कि इन लोगों ने बीजेपी ने किया, तो उनका एक विकल्प होना चाहिए था जो कि उस गठबंधन के कॉन्ट्राडिक्शन को आसान तरीके से हैंडल कर सके। बिहार बीजेपी में अभी कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जिसका चेहरा इतना सर्वमान्य हो कि पैन स्टेट वो असर डाल सके। लेकिन अभी जैसे राजीव जी कह रहे थे कि इस सरकार के अंदर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन तो बीजेपी को मिला हुआ था, तो आप तब भी कह रहे हैं कि बीजेपी इफेक्टिवली अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही थी? निश्चित तौर पर नहीं। आप दो डिप्टी सीएम जो हैं, उन दोनों डिप्टी सीएम का अगर पॉलिटिकल स्टेचर आप देखें तो उनकी आवाज़ में कोई दम ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आता। बाकी लोगों को छोड़िए, बिहार की जनता को छोड़िए, बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्साहित नहीं रहते और उनका ये हमेशा मानना होता था कि हमारी बात ठीक तरीके से नहीं कही जाती। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास कोई भी बड़ा चेहरा ना हो तो सिवाय गठबंधन के सहारे के और कोई आपके पास विकल्प नहीं होता। और ये वो मजबूरी है जिसके चलते आपने देखा कि जब 2 अगस्त के आसपास अमित शाह और जेपी नड्डा उस समय लगभग गए हुए थे तो किस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया और तब तक तनातनी की खबरें काफ़ी ज़्यादा चलने लगी थी। फिर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि 2024 हो या 2025 हो, हम लोग जेडीयू के साथ रहेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहेंगे। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी को बिहार में अपनी कमजोरी का एहसास है। उस कमजोरी को दूर करने का कोई उपाय हो ऐसा दिखता नहीं।
अच्छा हर्षवर्धन जी, ये बताइए कि ऐसा हो रहा है, ये बीजेपी को पहले से नजर आ रहा होगा, लेकिन जितनी हमारी जानकारी और देवेंद्र ने लगातार बताया कि कोई ऐसे प्रयास बीजेपी ने नहीं किए कि कोई डैमेज कंट्रोल किया जाए। आखिर एक सरकार आपकी बनी हुई जा रही है, उस सरकार में जिसमें आप सीनियर पार्टनर हैं, वो सरकार आपके हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तब भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि नीतीश कुमार अगर खिन्न हो रहे हैं आपसे तो उनको कोई मनाया जाए, या ऐसी कोई बयानबाजियां हो रही हैं तो उनको रोका जाए, या अगर वाकई कोई प्रयास बीजेपी कर रही थी ऐसा कि जेडीयू को तोड़ना है या जेडीयू को कमजोर करना है, तो उसके बाद फिर अमित शाह के उस बयान के मायने क्या जिसमें वो कहते हैं कि 2024 हो या 2025 हो, नीतीश कुमार के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को मनाने जैसी किसी चीज पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए था। दूसरा प्रश्न आपका ठीक है कि अगर आपको पता है कि अब आपका भी नुकसान हो रहा है, और मैं एक बात दोहरा रहा हूं, इसको मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं कि 2014 तक, बल्कि 15 के चुनाव तक जब तक नहीं हो गया, तब तक नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो अपना नेता मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि उसको लगता था, दरअसल बड़े साफ साफ वहां बटे हुए वर्ग हैं, उसको लगता था कि नीतीश कुमार ने उस लालू जी के जो अंधकार वाले राज से बिहार को बचाया है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, वहां बहुत सी चीजें ठीक की हैं। लग रहा था कि उनको गुंडाराज हो गया तो हम जो अपना घर द्वार सब छोड़ के चले गए, सब कब्जा होना शुरू हो गया, हम वापस आ जाएंगे। इसीलिए शायद वो छवि थी कि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संकट था कि क्या वो अपना नेता तैयार करे। दूसरा, यह प्रश्न ठीक नहीं है कि क्या उसने अपना नेता तैयार नहीं किया। सुशील मोदी बहुत बड़े नेता हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी तीनों बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन तीनों ने अपनी सांठगांठ करके बिहार का भला सोचना ही बंद कर दिया। नीतीश कुमार ने लंबे समय तक कोशिश की, लेकिन 2010 की सरकार के बाद, और ये साफ साफ दिख रहा है, आंकड़ों में भी देखेंगे, और अभी तो 2020 के चुनाव के बाद तो बिहार में वही सारी खबरें आने लगी जो खबरें पहले आया करती थी 2005 के। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प क्या है? एक बात से मैं सहमत नहीं होता हूं, जब कोई कहता है कि बीजेपी का वहां कोई चेहरा नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं होता। क्यों नहीं होता हूं? क्योंकि बीजेपी का चेहरा दिखता ही तभी है जब वो तय हो जाता है कि अब आप सत्ता में आने वाले हैं। और जो बीजेपी का कॉम्प्लेक्स जो कहते हैं, जिसको हम कास्ट इक्वेशन कहते हैं, जाति समीकरण कहते हैं, बिहार के मामले में इतना खराब है कि अगर आप किसी एक जाति के नेता को आगे बढ़ाएंगे तो दूसरी जातियां कहीं और लामबंद हो जाएंगी। वहां जो तेजस्वी यादव को जो एक लाभ है, वो लाभ उनको नहीं है। नीतीश जी तो नेता हो ही नहीं सकते। आप सोचिए ना कि बार बार आप कहेंगे कोई अयोग्य व्यक्ति है, थोड़ा कमजोर है, उसको कोई मजबूत आदमी अपने कांधे पे लेके बार बार दौड़े। एक बार दौड़ सकता है, 2 बार दौड़ सकता है, लेकिन जो अपने कांधे पर लेकर दौड़ रहा है, यानी अपने से आधी की पार्टी को अगर बनाएगा, और मैं ये जो मुश्किल है वो तेजस्वी और नीतीश के साथ भी होगी। आप अभी, मैं ये कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, अभी तो सब कुछ अच्छा अभी कमजोर, अच्छा अधिक है। इसी की बात करते हैं। आपने कहा कि क्यों बीजेपी ने जो है अपने से आधे को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, तो जो बात अभी संजय जी कह रहे थे कि वहां की डायनेमिक्स ही ये है कि 2 दल की ही सरकार बन सकती है। कब से वहां पर जो है, अभी प्रदीप जी ने बताया कि 1995 में आखिरी बार जो है 1 दल की सरकार बनी थी, तो क्या वाकई बिहार की जनता बंधक हो चुकी है नीतीश कुमार के सामने? सौरभ जी, ये प्रश्न जो है प्रदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन प्रदीप जी ने एक बात और कही थी और मैं उसको और थोड़ा सा जोर दे के कहता हूं। अच्छा, जरा तस्वीर भी देख लीजिए सामने जो है, ये तस्वीर कब की है ये एक बार और पता चल जाए। लग तो पुरानी तस्वीर है, पुरानी लग रही है। बोलिए। जो मूल बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वो साहस दिखाने को तैयार थी क्या? क्योंकि बार बार विधानसभा, लोकसभा ऐसे चुनाव होते हैं, बीच में दूसरे चुनाव होते रहते हैं, तो शायद वो साहस नहीं दिखाया। मेरा यह मानना है कि अगर यही सोचते तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत से 2014 में कैसे आ पाती? लगातार तो एक समय में कब से एकदम गठबंधन की सरकारों का दौर चला। और आप याद करके देखिए, आप क्यों कह रहे हैं नीतीश कुमार, क्या चंद्रशेखर, क्या इंद्र कुमार गुजराल, क्या देवी गौड़ा, क्या मतलब जितने नेता इस तरह के हैं, आप नाम ले, उद्धव ठाकरे, नाम लेते जाइए, जो भी कम विधायकों सांसदों के साथ सत्ता में बैठेगा वो चलेगा नहीं। ज्यादा विधायक सांसद वाला उसको नीचे उतारेगा ही उतारेगा। यहां तो नीतीश जी कम में भी रहते हैं और दूसरे को अपमानित भी करते रहते हैं। अच्छा, ये तस्वीर अभी की है, देखिए कैसे तेजस्वी यादव जो है फूलों का गुलदस्ता नीतीश कुमार को और लल्लन सिंह को, दोनों को दे रहे हैं। राबड़ी देवी जी बैठी हुई है वहां पर, राष्ट्रीय जनता दल का बैनर है। ये तस्वीर तब की है जब नीतीश कुमार पहुंचे थे राबड़ी देवी के घर पर, और वहां पर स्वागत किया गुलदस्ते के साथ नीतीश कुमार का और लल्लन सिंह का तेजस्वी यादव ने।
तो देखिए पुराने साथी एक बार फिर आ गए हैं। चाचा भतीजा की जोड़ी कही गई थी ये, जब 2015 में दोनों चुनाव जीते थे। और अब नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि बिहार की राजनीति में नया अध्याय है। और राबड़ी देवी से जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि 2017 एक गलती थी। 2017 यानी कि 2017 में जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था आरजेडी का, और उस वक्त साथ ये कहकर छोड़ा था कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तब पूरे लालू यादव परिवार पर जो है केंद्रीय एजेंसियां जो है भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही थी। खुद उसमें डिप्टी सीएम के पद पर आसीन तेजस्वी यादव का नाम आ रहा था। उस वक्त उन्होंने भ्रष्टाचार की वजह से सरकार छोड़ी थी। अब वो कह रहे हैं कि 2017 एक गलती थी। जी हाँ, बिल्कुल सरब और खेद प्रकट करने के अंदाज में उन्होंने ये कहा कि राबड़ी देवी से जब वो मिले, और जैसे कि पहले हमने बताया था कि राबड़ी देवी के पास वो जाएंगे मिलने के लिए, पर्पस ये था कि 2017 को लेके अपना खेद प्रकट करें, क्योंकि एक टीस थी राबड़ी देवी या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी किसी भी आरजेडी के नेता के अंतर्गत, और उसके तहत नीतीश कुमार ये चाहते थे कि नई शुरुआत से पहले एक बार जाएं। वो जाकर उन्होंने बाकायदा इस बात के लिए माना, अपनी गलती माना कि 2017 में जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी, लेकिन अब एक नया अध्याय शुरू करते हैं, नया चैप्टर शुरू करते हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने कोशिश की होगी राबड़ी देवी के दर्द पे मलहम लगाने की, कि जिस प्रकार से मैंडेट मिला था उस समय, अभी का जो मैंडेट दे, तो वैसी स्थिति उस समय सौरभ थी कि आरजेडी और जेडीयू एक साथ थी, और अचानक से नीतीश कुमार ने रातों रात पलटी मारा और वो बीजेपी के साथ आ गए। वैसी स्थिति को लेकर निश्चित तौर पर वो एक सफाई देने का सिलसिला था, और आप कह सकते हैं कि खेद प्रकट करने का अंदाज कि राबड़ी देवी से इस नई शुरुआत से पहले उन्होंने उस बात के लिए खेद जताया। आप खेद कह रहे हैं, तो हम माफी कह लें? बिल्कुल देवी से कि भाई गलती हो गई थी हमसे 2017 में। अच्छा सौरभ जी, तो आपको क्या लग रहा है कि अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार चलाएंगे और माफी वाफी तो अब नियमित होगी? आप भूल गए शायद वो घटनाएं, मैं आपको याद दिलाता हूं। इसलिए नहीं हुआ था कि केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने लगी थी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की। इसलिए हुआ था कि जेल से एसपी को फोन जाने लगा था। तेजस्वी और तेज प्रताप लगातार अलग अलग जगहों पर अधिकारियों को अपमानित करने लगे थे। वो असली घटना थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए भी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी और तेज प्रताप के आगे उनकी चलती नहीं थी। जगह जगह कार्यक्रमों में राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता थे वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को अपमानित करते थे। तो वो अब क्या बदल जाएगा हर्षवर्धन जी? वो अब बदल जाएगा क्या? मुझे कतई नहीं लगता है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि अभी तो माफी नियमित मांगनी पड़ेगी, अभी तो शुरुआत है। मनोज जी, अब क्या भविष्य लग रहा है आपको इस नई सरकार का? देखिए, जैसे अभी हर्षवर्धन जी, प्रदीप जी और संजय जी ने, सारे लोगों ने बताया, नीतीश वो खिलाड़ी हैं, यदि सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो आरजेडी में चले जाएंगे, और जब भ्रष्टाचार बढ़ेगी तो बीजेपी के साथ चले आएंगे। बीजेपी और आरजेडी दोनों को ये सोचना होगा कि हमें नीतीश से कैसे छुटकारा पाना है। जब तक उनके मन में ये नहीं आएगा, ये डर बना हुआ कि शायद नीतीश के साथ हम नहीं रहे तो सत्ता नहीं आएगी। मैं बता दूं कि बिहार में 15% यादव हैं, और वो 2015 की मैं चुनाव की बात कर रहा हूं, जब ये लोग 7 चुनाव लड़े थे तो 61 सीटें जीत कर आए थे। वहीं बिहार में कोयरी 8% थी, 19 विधायक देकर आए थे। और जिस कुर्मी जाति की बात करते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके 4% वोटर हैं बिहार में, और वो 16 सीटें लेकर आए थे। बिहार में राजनीति की चीजें बदलती रहती हैं, समीकरण को बैठाना होता है। बीजेपी को आज तक ये क्यों नहीं कि ये एक अलग बात है, अपने ओबीसी लीडर को क्यों नहीं आगे बढ़ाई? बीजेपी राजपूत, भुनिहार और फॉरवर्ड क्लास के वोटों पर क्यों अपने आप को सीमित रख दी? बिहार में ऐसा नहीं है कि नीतीश के नहीं आने से राजनीति परिवर्तन नहीं होगा। आज के डेट में आपको लोजपा के जो हैं, जो जिनको कहा जाएगा कि शेड्यूल कास्ट के वोटर को ये ला सकते हैं, और वो बहुत अच्छे तादाद में हैं। आप सीमांचल के क्षेत्रों को देख सकते हैं, आप उत्तरी बिहार के इस स्थिति को जो कहा जाता है देख सकते हैं। मुसलमानों का जो वोट प्रतिशत है वो 16% के करीब बिहार में जाता है, 14 से 16% के, और वो सीट कम जीत कर आते हैं। यानी कि यादव और मुसलमान वोट ही वहां पे सबसे कारगर रहा है, न कि नीतीश जिस कुर्मी कोयरी की बात करते हैं, जो ओबीसी की बात करते हैं, जो अदर बाइकआउट क्लास की बात करते हैं, जिसको उन्होंने बनाया था। और मैंने पिछली बार भी आपसे बोला था कि अदर बाइकआउट क्लास यदि आरजेडी जेडीयू के साथ ना हो तो बीजेपी को उनकी मैं इसमें, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि नीतीश कुमार मजबूरी है बाकी दोनों बड़े दलों की। ठीक है, लेकिन हर बार चुनाव में जाने से पहले, ज्यादा पीछे नहीं जाते, हम 15 और 20 की बात कर लेते हैं। दोनों प्री पोल अलायंस थे। 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, ये पहले से सबको पता था। 2020 में वो बीजेपी के साथ थे, ये सबको पता था। और ये तय था कि मुख्यमंत्री यही बनेंगे, चाहे सीट कितनी भी आए नीतीश कुमार को। तब भी उसी गठबंधन को जिताया जिसमें नीतीश कुमार थे। संजय जी, इसका तो ये कहना है कि नीतीश कुमार कोई अनपॉपुलर व्यक्ति हैं बिहार के अंदर और केवल मजबूरी में वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्या ये इतना उचित है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि
मजबूरी में नीतीश कुमार को लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं। मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि नीतीश कुमार आज भी जो जिन नेताओं की बात हो रही है बिहार की राजनीति में, उनमें से सबसे पॉपुलर दिखाई पड़ते हैं। मैं साथ साथ में ये भी कहूँगा, जो नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी 2010-15 में थी, उसकी आधी हो गई है, लगभग आधी हो गई है। आधी होने के बावजूद वो अभी भी दूसरे नेताओं के तुलना में ज़्यादा पॉपुलर है। अभी चर्चा हो रही थी कि जब सुशील मोदी हुआ करते थे तो एक कम से कम इक्वेशन था, जब भी इस तरह की कोई घटना होती थी या मतभेद होता था बीजेपी और जेडीयू के सरकार के बीच में, तो सुशील मोदी उस तरह का काम करते थे जिसमें दोनों पार्टी के नेता बैठ करके इन मसलों को सुलझा सकते थे। लेकिन आज वहां सुशील मोदी नहीं है। मुझे लगता है बीजेपी एक लंबी पारी की तैयारी कर रही है बिहार में। उन्होंने सुशील मोदी को इसी के लिए हटाया वहां से, शायद मैं मतलब एक एनालिसिस के तौर पे कह रहा हूं, एक नई बीजेपी तैयार करना चाहते हैं वहां पर। ये जो नए नेता उन्होंने, संजय जी बस एक सेकंड, अगर ये सोच होती बीजेपी की तो अमित शाह जी क्यों ये कहते कि हमारे नेता यही रहेंगे 2024 और 25 में? उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि हमारे नेता, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं जी, मैं यही कह रहा हूं कि अगर बीजेपी अपनी एक लीडरशिप खड़ा करना चाह रही थी तो 2025 में हमारे चेहरे नीतीश कुमार जी होंगे, ये कहना इनको क्यों कहना पड़ा? और 2015 में भी, 2024 में भी इन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे हम। देखिए, रातों रात लीडरशिप नहीं खड़ा किया जाता। उन्हें पता है इस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी उनके साथ साझा सरकार चला रही है, और ऐसे में अगर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया आज तो हमारी सरकार साथ में है लेकिन 2024 का कुछ पता नहीं, 2025 का कुछ पता नहीं। बड़े नेताओं ने नहीं कहा। नीतीश कुमार की जो टीस है, जो उनकी जो दुखती रग है, इसी बात की है कि कई छोटे छोटे नेता, जब मैं छोटे नेताओं के जिक्र कर रहा हूं जो स्टेट लेवल लीडरशिप है, उन्होंने इस बात का जिक्र मुझे लगता है लोकल लेवल पे करना शुरू कर दिया कि भाई हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया, ये तो एक दया भाव से मुख्यमंत्री हैं, आगे आने वाले समय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बड़े नेताओं की, बीजेपी के बड़े नेता, आप अमित शाह की बात कर रहे हैं, शायद ये मैच्योरिटी नहीं होगी कि वो आप किसी मंच से कहें आज हम साथ हैं लेकिन 2024 में हम तैयारी कर रहे हैं, 2024 तक हम एक अपने नए नेता को लाकर उनके अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे। तैयारी उसकी थी लेकिन शायद ये वो कह नहीं पा रहे। एक बार देवेंद्र से पूछ लेते हैं, क्या बीजेपी मन से नीतीश कुमार को अपने साथ रखना चाहती थी आने वाले, कम से कम आने वाले 2 चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के? और बीजेपी के शीर्ष स्तर पर बिल्कुल हाँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल पर अगर बात करें तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को वो साथ रखना चाहती थी। लेकिन प्रदेश के नेताओं की अगर बात करें तो केंद्र के एक नेता और प्रदेश के कुछ नेता, वो उन दोनों की निश्चित तौर पर यह कोशिश थी कि किसी प्रकार से नीतीश को डिस्टेबलाइज किया जाए। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर से दखल क्यों नहीं हुआ या अमित शाह के क्या मौन सहमति थी, इन सारी चीज़ों को लेकर अलग से डिबेट हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश के कुछ नेता लगातार इस बात को लेकर जुगत में थे कि किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन तोड़फोड़ करना, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। जो कुछ भी हो रहा था 2025 को ध्यान में रख के हो रहा था। और उस बैठक में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरुण सिंह ने जो कहा था, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जो हैं, लेकिन उससे पहले जो एक कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उस बैठक में अमित शाह ने, सौरभ, कम से कम 10 मिनट तक बीजेपी नेताओं को ये समझाया कि क्यों गठबंधन जरूरी है, 2024 में साथ ही रहेंगे, 2025 में भी साथ रहेंगे। न सिर्फ समझाया बल्कि समझाने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद एक नेता जो कि बयान बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उनसे बाकायदा उन्होंने नाम रख के पूछा कि आपको हमारी बात समझ में आ गई। जब उन्होंने हाथ उठा के हाँ कहा तो फिर उन्होंने कहा कि जब इनको बात समझ में आ गई तो मैं उम्मीद करता हूं इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये सारी चीज़ें बंद कमरे में हो रही थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गठबंधन को लेकर बीजेपी के शीर्ष स्तर पर क्या सोच थी। दूसरी चीज़, जी बोले एक चीज़ जो कहा जाता है ना, जैसे अभी हमारे कोई पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि बीजेपी ने सिर्फ फॉरवर्ड के नेताओं को आगे किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, नित्यानंद राय, डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रेम कुमार, ये सारे बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता हैं। अगर ये अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं तो समस्या वहां होती है कि आप ऐसा नेता सामने लेकर नहीं आ पा रहे हैं जो कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी के सामने खड़ा हो सके। मैं बस एक चीज जानना, अच्छा बोले सौरभ जी, इसमें एक बात मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा दे रहा हूं, आप लगातार सरकार में बने रहेंगे। आप नीतीश कुमार जैसे, मैं शातिर कह रहा हूं तो वो पॉजिटिव है राजनीति में आजकल, तो शातिर नेता के साथ आप हैं। आप सुशील मोदी जैसे ऐसे सिद्धहस्त नेता के साथ हैं जो नीतीश जी के साथ पटना विश्वविद्यालय के दिनों का साथी है। और आप सोचेंगे कि वो नेता जिन्होंने कार्य समिति में आने के लिए सुशील मोदी से जुगाड़ लगाया, जिन्होंने अध्यक्ष बनने के लिए जुगाड़ लगाया, जो मंत्री बनने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे, वो बदल देंगे क्या?
आपको तय करना पड़ेगा कि आप विपक्ष में जब लड़ाई लड़ते हैं तब आपका नेता खड़ा होता है। और ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, किसी भी पार्टी में सत्ता में रहते हुए उसके नेता, जो नए नेता की बात है, वो खड़े नहीं हो सकते हैं। भाजपा को ये प्रयोग, ये साहस करना पड़ेगा, वरना आप हमेशा ये कहते रहेंगे हमारा कोई नेता ही नहीं। अच्छा, हम बहुत देर से भाजपा की बात कर रहे हैं। हम सौरभ, मैं एक लाइन और बोलना जी। चूंकि सुशील मोदी का जिक्र हो रहा था और ये जिक्र हो रहा था कि ओबीसी नेता को आपने सामने खड़ा किया। सुशील मोदी उस जाति से नहीं है जिस जाति की पहचान एक असल में जो बिहार में जो ओबीसी की जो पॉलिटिक्स होती है, सुशील मोदी उस जाति को नहीं रिप्रेजेंट करते। वो कभी भी उनको एक जाति के नेता के रूप में नहीं देखा गया। बात हो रही थी कि अगर आप यादव की बात करें, किसी अन्य दूसरे जातियों की नेताओं की बात करें, तब तो बात बनती है। सुशील मोदी को आगे रखकर आप उन्हें एक जाति के नेता के रूप में, ओबीसी के नेता के रूप में कभी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, और जो बीजेपी के साथ लगातार बिहार में होता रहा है। नहीं, हम बहुत देर से भाजपा की बात कर रहे हैं। एक बार फिर इस वक्त जो हो रहा है उस पर अगर हम आए, हम ये समझना चाह रहे हैं नीतीश कुमार की ऐसी क्या इनसिक्योरिटी थी। आज तो उनकी कोई इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है, तो उसको हम समझना चाहते हैं कि वो आखिर क्या है। अभी देवेंद्र, आपने कहा कि कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा हो बीजेपी में से उनकी पार्टी में, ऐसा आपको नहीं लगता है। फिर क्या वजह है ऐसी, क्या उनको डर किस बात का था कि बीजेपी के साथ रहूंगा तो खत्म हो जाऊंगा? और डर से ज़्यादा मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल ईगो होता है, जो कि आज बैठक में कहा भी नीतीश कुमार ने कि बीजेपी हमें अपमानित कर रही है, नट सेल में अगर समझा जाए तो ये एक वजह थी जिसके चलते नीतीश कुमार ने अलग होने का रास्ता अख्तियार किया, उस रास्ते पर चले। और दूसरी चीज़ की उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहुत टॉप सोर्स का ये कहना था कि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर इंडिया अपना कैंडिडेट बनाएगी। बीजेपी ने उस पर विचार तक नहीं किया, बीजेपी की तरफ से कोई इस पर सलाह मशविरा नहीं किया, जबकि नीतीश कुमार ने ये फिलर भेजा था और वहां पर निश्चित तौर पे उनके अहंकार को ज़्यादा चोट लगी। और नीतीश के बहुत सारे फैसले उस लिहाज से होते हैं, आप किसी भी नेता का उदाहरण जॉर्ज फर्नांडिस से लेके अभी आरसीपी सिंह तक को देखें तो अधिकांश केसेस आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर ईगो की टकराहट हुई और उसके चलते उनके रिश्ते खराब होते हैं, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते हैं, फिर बनते हैं, बिगड़ते हैं। और न सिर्फ नेताओं के साथ बल्कि अधिकारियों के साथ भी उनका इक्वेशन ऐसा ही रहता है। इस मामले में क्योंकि लगातार एक प्रक्रिया सी चल रही थी, चाहे डॉक्टर संजय जायसवाल हो, फेसबुक के मार्फत कर रहे थे, या बाकी दूसरे नेता जो कुछ बोल रहे थे, बीजेपी के शीर्ष स्तर से कुछ हो नहीं रहा था। पहले के समय में जब सुशील मोदी या अरुण जेटली या लालकृष्ण आडवाणी ये तीनों लोग देखते थे बिहार बीजेपी का कोई भी मामला, दिल्ली, पटना से लेकर दिल्ली तक, तो उनका बहुत आसानी से एक्सेस था, जो कि अब नहीं था। देवेंद्र, एक सेकंड, जो खबर चल रही है, देखिए महागठबंधन के नेता भी नीतीश कुमार होंगे, तो ये अब जो है तय हो गया है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि दिन में इस पर थोड़ी बहुत कयासबाजी हुई थी कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्या तेजस्वी यादव जो है उनको मुख्यमंत्री का मौका मिल सकता है, और क्या वाकई अब केवल केंद्र की राजनीति करेंगे नीतीश कुमार? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महागठबंधन के नेता चुने जा चुके हैं नीतीश कुमार, इसका मतलब ये कि वो मुख्यमंत्री होंगे और अब थोड़ी देर में वो राजभवन फिर जाएंगे, और इस बार हो सकता है कि उनके साथ जो है वो तेजस्वी यादव जाएं और दोनों मिलकर समर्थन की चिट्ठी जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे, और उसके बाद फिर एक नई शपथ जो है वो दिलाई जाएगी नीतीश कुमार को। वो कब होगा ये देखना होगा। ये तस्वीर उस वक्त की आप देख रहे हैं जब महागठबंधन के सारे नेता मौजूद थे, और इसमें शायद नीतीश कुमार भी हो, क्योंकि जब वो गए, जी नीतीश कुमार सामने आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ललन सिंह आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सभी नेता वहां मौजूद थे, और उसमें महागठबंधन का नेता जो है वो चुन लिया गया है नीतीश कुमार को, और अब वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये निश्चित है, ये तय है, और थोड़ी देर में एक बार फिर वो राजभवन जाएंगे। बड़ी बात जो 20 इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी से ये कहा कि 2017 में जो हुआ था, यानी 2017 में जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट वाली सरकार जो उन्हें आरजेडी के साथ मैंडेट में मिली थी, वो सरकार गिराकर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, वो गलती थी, और अब एक नया अध्याय वो शुरू करेंगे। तो वो इसको उन्होंने गलती माना अपनी, कि मैंने आरजेडी का साथ छोड़ा था। तो ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। बहुत बार जंगल राज की बात कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि लालू यादव का दौर जो है वापस आ जाएगा, ऐसा डर बिहार की जनता को रहता है, और नीतीश कुमार अपनी इमेज को लेकर बड़े कॉन्शियस रहे हैं हमेशा, कि उन पर कहीं जो है वो सांप्रदायिक पार्टियों के साथ होने का दाग ना लग जाए, या कहीं उनके ऊपर भ्रष्टाचारियों के साथ होने का दाग ना लग जाए। लेकिन ये दाग ऐसा है कि उन पर कभी चिपकता नहीं, हर्षवर्धन जी, ऐसा लगता है। नहीं, ये नीतीश जी को इसके लिए मैं कहता हूं ना कि राजनीति में कुछ विलक्षण प्रतिभा के अद्भुत व्यक्तित्व अगर हुए हैं तो वो नीतीश जी हैं। और अभी एक बात वो कहते हुए थोड़ा सा मनोज जी ने रेफरेंस के तौर पर कही, लेकिन जो मनोज जी ने कहा है वो बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा 4% कुर्मी कोयरी हैं और 15% यादव हैं, लेकिन जो राजनैतिक प्रतिनिधित्व है वो बहुत फर्क डालता है।
मुझे लगता है कि अगर उनके इस आंकड़े को ठीक से समझेंगे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो उप मुख्यमंत्री दिए हैं, जो अध्यक्ष दिए हैं, जो अभी पहली बार, मेरी ध्यान में नहीं है, अगर किसी की ध्यान में हो तो बताएं, देवेंद्र जी बताएंगे, संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी आज तक नहीं हुई है इस तरह से कभी नहीं हुई है। और मैं जो कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोग के दौर में है 2012 से, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व को नया करने के लिए प्रयास किया गया था। उसके लिए जो कोशिशें हुई थी उसका जिक्र करने का मतलब नहीं। 2015 में उसी का परिणाम था कि नीतीश जी असुरक्षा में उधर चले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी को लगा, और विशेषकर जो अभी की स्थितियां हैं, जब आपके साथ उद्धव नहीं है, शिवसेना नहीं है, अकाली दल, अच्छा कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप चाहे जो लगे सब उनको छोड़ छोड़ कर गए हैं, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अभी नीतीश कुमार हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन ये संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, ये सब कुछ नीतीश जी का वो जो विलक्षण व्यक्तित्व है ना, उसके सामने अपनी तैयारी है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो महादलित है, एमबीसी है, उसको कैटर करने की, उसको अपने पाले में लाने की ये तैयारी है, और इसको तेजस्वी यादव बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ये कहूंगा कि तेजस्वी यादव जितने नेता हैं राजनीतिक परिवारों से, उसमें सबसे बेहतर नेता के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनकी भी सीलिंग लगी हुई है, इसीलिए अब वो फॉरवर्ड वोट्स की तरफ देख रहे हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। तो ये जो 15 से 18% का वोट है नीतीश जी वाला, जिसकी वजह से वो सबके ऊपर आगे बैठ जाते हैं गाड़ी में, वो आगे सबके टारगेट पे लगा हुआ है। नहीं ठीक है, लेकिन इसमें एक नीतीश कुमार जी का एक कॉन्फिडेंस देखिए बार बार आपको झलकता हुआ दिखाई देगा। कोई उनको कुछ कहले पलटी मार जाते हैं, यही तेजस्वी यादव उनको पलटू चाचा भी कहते थे, लेकिन हर बार अगर यही शब्द मैं भी प्रयोग कर लूं, नहीं, राजनीति में पलटी मार तो कहना ही नहीं चाहिए। सारे लोग तो पलटी ही मारते हुए तो आए हैं ना, राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो सब पलटी ही तो मार रहे हैं ना। इतनी किसी ने नहीं मारी जितनी नीतीश जी ने मारी है, और इतनी जल्दी जल्दी नहीं मारी है, इसीलिए तो विलक्षण और अद्भुत व्यक्तित्व हम लोग अभी एक ट्वीट बीजेपी के एक नेता ने भेजा, इसको पढ़िए, लालू प्रसाद यादव का वही पुराना ट्वीट जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, सांप केचुल वाला। जी अच्छा, ये ट्वीट जो है देखिए, ये बीजेपी के नेता अब जो है पुरानी बातें याद दिला रहे हैं नीतीश कुमार को। ये ट्वीट जो है 3 अगस्त 2017 का है, जब आरजेडी के साथ चलती सरकार छोड़ी थी नीतीश कुमार ने। उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया था, नीतीश सांप है, जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केंचुल छोड़ता है, और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है, किसी को शक। तो ये बात देखिए, मगर मैं केवल और केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और घटनाक्रम जैसे आप देख रहे हैं, तो वो उनकी भाषा जो भी हो, लेकिन ये बात सही है कि हर 2-2.5 साल में ये हो रहा है, और ये हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर नेताओं के बयान को सामने रख के देखें कि जब नेता किसी दूसरी पार्टी में थे और जब नेता दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और उन सारे बयानों को एक सामने रख के देखे जाए, तो मुझे लगता है कि अच्छा सा कॉमेडी शो बन सकता है अपने आप। सिर्फ इस बयान की चर्चा ना करें, कई बयान ऐसे हो सकते हैं। बीजेपी के नेता जब शासन में नहीं थे 2014 के पहले, उन्होंने जो बयान दिए तमाम तरह की चीज़ों के बारे में, चाहे वो गिरता हुआ रुपये का मूल्य हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आप सिद्धू जी की बात करें जो आजकल जेल में हैं, जब वो कांग्रेस में थे, जब वो बीजेपी में रहे, चाहे आप तमाम नेता हैं जो पार्टियां बदलते रहते हैं, ऐसे कई अगर आप स्टेटमेंट्स को सामने लाके रखें, इनफैक्ट अगर बीजेपी के बयान 2020 से 17 से पहले के नीतीश कुमार के बारे में ही निकाल लिए जाएं, तो बहुत सारे ऐसे बयान मिल जाएंगे जिनसे बीजेपी को एम्बैरेसमेंट होगी कि उन्होंने फिर 2020 में उन्हीं के साथ मिलकर सरकार कैसे बना ली थी। तो ये बात आपकी ठीक है, बयानों पर ज्यादा नहीं चाहिए, वो तो एक बयान बीजेपी के नेता चूंकि अभी बात घुमाएंगे तो इसीलिए याद दिला रहे हैं वो नहीं, लेकिन इसको उस रूप में लेने की जरूरत नहीं है कि क्या कहा गया या लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, बल्कि इस रूप में लेने की जरूरत है कि जो उन्होंने फीचर बताया था वो आज फिर से चरितार्थ हुआ। नहीं, उन्होंने समयावधि भी 2 साल कही थी, हर 2 साल में केचुल उतर जाता है, तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। जो बात मैं दूसरा ये कह रहा था आपसे कि नीतीश जी का एक कॉन्फिडेंस है कि वो एक गठबंधन की सरकार का मैंडेट लेकर के आएंगे और वो गठबंधन बीच मिड टर्म में उसको बदल देंगे, लेकिन उनको मालूम है इससे जनता नाराज नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? जनता अगर वोट देती है किसी के लिए और आप बिल्कुल अपोजिट खेमे में चले जाते हैं, तो जनता को इससे फर्क कैसे नहीं पड़ता, ये समझ में नहीं आता। और फिर ये तो आंखों देखी बात है कि अगली बार फिर चुनाव में जिस तरफ नीतीश होते हैं वही गठबंधन जीत जाता है। इसका मतलब जनता हर बार केवल ये देखती है कि मुख्यमंत्री इन्हीं को बनाना है। हर्षवर्धन जी, देखिए, इसके पीछे 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये है कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है,
बिहार के अकेले नेता हैं, कोई कुछ भी कहे, और ये मैं निजी तौर पर मानता हूं, उनके ऊपर निजी तौर पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी, वो अपने आसपास परिवारियों को लेकर नहीं चलते। कोई उनका ऐसा नहीं है कि ये उनका संबंधी है, ये उनका बेटा है, ये उनकी बेटी है, ये उनके आसपास के लोग हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, राबड़ी जी ने एक बार कहा था ललन सिंह के बारे में और बहुत अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन उसको छोड़ दें, वो किसी भी दल में किसी के भी जो बहुत नजदीकी कमांडर होते हैं उनके बारे में ये बात आप कह सकते हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, मुझे लगता है कि जिसको सबसे ज्यादा हम लोग भी चर्चा में कुछ न जानते हुए कह देते हैं, सुशासन बाबू। तो दरअसल 15 वर्षों का इतना बड़ा बैकलॉग था कि उसको बहुत हद तक नीतीश कुमार ने भरने की कोशिश की। बिहार ने अच्छी सड़कें नीतीश कुमार के राज में देखी, बिहार में बिजली पहुंचेगी नीतीश कुमार के राज में देखे, बिहार में बच्चियों को साइकिल मिलने लगी नीतीश कुमार के राज में देखे। लेकिन ये 2005 से 10, 2010 से 15 और 15 के बाद के नीतीश कुमार, उनको पता चल गया कि भाई अब हम जहां खड़े हैं, ये भाजपा हो या लालू जी हो, इनकी हम मजबूरी है। आप कह रहे सुशासन बाबू वाली बात पुरानी हो गई? निश्चित तौर पर। और वहां आप किसी भी बिहार के लोगों से बात कीजिए, हर बिहारी आपको ये स्पष्ट तौर पर बताएगा कि उसके नेता कैसे नीतीश कुमार थे। और यहां मैं कह दूं कि एक क्रॉस पार्टी लाइन, जो भी अगर प्रवासी बिहारी है, यहां तक कि अगर वो राजद का भी समर्थक है तो वो नीतीश जी की बुराई नहीं करेगा, और भाजपा का कार्यकर्ता है, समर्थक है, तब तो वो खुल के तारीफ करता है। लेकिन 2015 के बाद से नीतीश जी की ये छवि कमजोर हुई है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जितनी बातें हैं वो सब अब कमजोर होती दिखी हैं, और बार बार सबको लगता है कि नीतीश जी को पता है कि कुर्सी उनके पास है, उसको लेके वो कहीं के यहां जाके बैठ सकते हैं, उनको कुर्सी लेने की जरूरत नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।